एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th का सेकंड चैप्टर जो कि था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, राउट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट का, क्या फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन पे। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, जो थी आपकी लोअरिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूट जो है उसका वो कैसे हेल्प करता है कि लोअर तो वेपर प्रेशर कैसे कर देता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे राइज कर देता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नाम से क्या समझ आ रहा है। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कि कोई इस लेवल पे नॉर्मल लाइफ चल रहा है। ठीक है, हाई एनर्जी वाले को बोलेंगे कि उसकी एनर्जी हाई है, अप है। डिप्रेस्ड मतलब सैड है, दुखी है, इट्स मीन उसकी एनर्जी डाउन है। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब डाउन एनर्जी। ठीक है, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वो उसे डाउन कर देगा। माना कोई जैसे कि 5 पे होना होगा डाउन, जैसे कि फ्रीज कोई चीज, तो वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी, 1 पे होगी जाके। ठीक है, समझ आ गया। क्या करेगा सॉल्यूट आपका, डिप्रेशन कर देगा आपके फ्रीजिंग पॉइंट को। तो देखो, जैसे कि आपका लिक्विड है, उसको आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो सॉलिड में। तो ये क्या आ गया आपका, सॉलिड आ गया का, जिसे किसी भी लिक्विड का जैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो आता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक स्टेट ऐसी भी होती है जिसमें वो इक्विलिब्रियम भी रहता है, ना वो सॉलिड होता है ना क्या होता है, ना लिक्विड होता है। उस स्टेज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हुआ। अगर कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे जो सॉलिड होना होगा तो वो उससे भी कम पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उससे क्या होगा, वो क्या फर्क पड़ेगा, उस किसकी वजह से ऐसा होगा, वो सॉल्यूट जो होंगे उसमें उसकी वजह से वैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप नॉर्मल घर पे रह रहे हो, क्या होता है, नॉर्मली डेली की तरह वर्क कर रहे हो, बट कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर में, तो क्या होता है, हमारा शेड्यूल थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। जो हम डेली करने वाले होते हैं वो नहीं कर पाते, उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कोई अनवांटेड सॉल्यूट ऐड हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका नॉर्मल वर्क होता है वो डाउन में चला गया। ठीक है, समझ आ गया। देखो ग्राफ में देखो क्या है, जो सॉल्यूशन का है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा जी एफ इक्वल टू, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे जी एफ माइनस जी एफ। ठीक है, ये क्या है, ये आ गया आपका प्योर के केस में, ये आ गया आपका जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। राउट्स लॉ क्या बोलता है आपका, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बोलता है। ठीक है, मोलैलिटी की बात करते हैं तो क्या बोलता है वो, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और क्या आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इस केस में आ गया आपकी 1। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब के एफ क्या है, ये है आपका मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है जो हर किसी केस में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, वैल्यू ये इसी में फील होगी, ये कांस्टेंट होगी। देखो के एफ की वैल्यू क्या आती है, के एफ की वैल्यू आती है आपकी एम आर टी एफ अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इनटू 1000। ठीक है, ये तो था आपका ग्राम के केस में। अगर यही चीज आपको किलोग्राम के केस में निकालनी है तो क्या करोगे, 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के। तो आप सिर्फ इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एम आर टी एफ ऑन डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, ये आ गई आपकी एफ की वैल्यू। ठीक है, चार्ट में देख लीजिए।
अलग अलग का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट है, और उसका जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, KF की वैल्यू क्या है, अलग अलग होती है अलग अलग सॉल्वेंट की। जब ना जैसे कि माना इक्वल क्वांटिटी दी है दोनों चीजों की, ठीक है, इस पे एक में आपने सॉल्यूट इतना सा अमाउंट में डाला, ठीक है, और एक में क्या डाला आपने ज्यादा अमाउंट में डाला, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। जिसमें कम अमाउंट में आ गया वो डाइल्यूट हो गया, जिसमें ज्यादा अमाउंट में आ गया वो आ गया आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आ गया। इसके यूनिट्स क्या बनते हैं, यूनिट्स बनते हैं आपके केल्विन, केजी पर मोल, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। फिर हमें एक और चीज बोली थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो पता लगाना है, बट उसको मोलर मास के टर्म में भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो मोलर मास के टर्म में आप क्या निकालोगे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, मोलर मास के टर्म, देखो अभी हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, जो आपका डेल्टा GF है वो किसके इक्वल है, KF इंटू एम। एम क्या है आपका, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या आ गई आपकी, WB अपॉन क्या आ जाएगा, WA इंटू MAB, ठीक है, इंटू पर 1000, ये वैल्यू आ गई आपकी मोलैलिटी की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे आप सॉल्व, देखो m की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा GF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000, ठीक है, WA इंटू MB। अब देखो क्या बोला है हमने, डिटरमाइन करना है मोलर मास के टर्म में, MB क्या है आपका मोलर मास, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, MB इक्वल टू वैल्यू सेम रहेगी, KF इंटू WB क्या आ जाएगा, हाँ 2000, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, WA, और इस साइड क्या आ जाएगा, डेल्टा GF, ठीक है। ये तो आ गया आपके ग्राम के केस में। अगर यही चीज आपको किलोग्राम के केस में निकालनी है तो क्या करोगे, तो आपकी MB की वैल्यू आ गई KF इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा GF, ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। क्या जैसा ठंड होती है ना, तो क्या होता है, बहुत ठंड होती है तो क्या होता है, उसमें बर्फ जमने लग जाती है, तो क्या होता है, कुछ चीजें हमारी खराब हो जाती हैं। बट अगर गाड़ियां हैं जैसे कि, उसमें क्या होता है, रेडिएटर होता है, उसमें क्या होता है, लिक्विड फिल किया जाता है, अगर उसमें वाटर ही फिल किया जाए तो क्या होगा, तो आपकी गाड़ियों को वो जम जाएगा, फिर उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी को डैमेज हो जाएगा, आपकी गाड़ियां चलेंगी नहीं। तो क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कूलेंट, जिसको बोला जाता है एंटी फ्रीजिंग, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग, ठीक है। कौन सा यूज किया जाता है, इथाइल ग्लाइकोल प्लस वाटर के साथ मिक्स करके आपके रेडिएटर में यूज किया जाता है, जिससे कि क्या होता है आपका, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो को उसमें क्या होता है, बर्फ में नहीं जमता, और आपके जो गाड़ियां हैं प्रॉपर वर्क कर पाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो आपके जैसे कि 100 ग्राम है कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि अभी किया हमने डेल्टा, जैसे कि TF की वैल्यू एंड G क्या पहले किया था, GB की वैल्यू, ठीक है, ये है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, और ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि वैल्यू होती है 100 ग्राम के 1000 ग्राम की बात की गई है, इट्स मीन ये होता है आपका 1 kg। अगर 100 ग्राम की बात की गई है 0.1 kg, इट्स मीन सॉल्यूट का बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो केल्विन आ गया आपका 10 kV, ठीक है, एंड केल्विन आ गया आपका 10 फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो समझ गए, कूलेंट क्या होता है, इथाइल ग्लाइकोल एंड वाटर यूज किया जाता है, ये आपका मोलर मास के टर्म में है।
इससे रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और इजीली आप कर पाओगे। बट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, ठीक है, इससे आप पता लगा लोगे। अगर ये बात पता नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जो आता है आपका क्या बोला है, aqueous solution of an organic compound। aqueous solution है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, containing 0.6 ग्राम dissolved in a 21.7 ग्राम of a वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है, and freeze 273, ठीक है, 272.187 केल्विन पे वो फ्रीज होता है। इफ वैल्यू ऑफ KF की वैल्यू दी है, देखो KF की वैल्यू दी है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, फॉर ए वाटर फ्रीज एट 273। वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है, उसका क्या होता है, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास, इसी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, MB अभी निकाला हमने, KF इंटू क्या आ जाता है आपका WB अपॉन, ठीक है, डेल्टा TF इंटू WA, ठीक है। वैल्यूज देखो, KF की वैल्यू डायरेक्ट दी है, ठीक है, WB की वैल्यू 0.6 ग्राम, ठीक है, और TF फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, डेल्टा TF फ्रीजिंग माइनस करके, ठीक है, 273 पॉइंट केल्विन है, माइनस कर दोगे 272.187, क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके, कैलकुलेट कर जाएगा 0.0813, ठीक है, ये आ गया। फिर कौन सी वैल्यू होगी, TF आ गई, WB आ गई, WA, ठीक है, WA क्या है आपका 21.7 ग्राम ऑफ ए वाटर, ठीक है, 1.7 ग्राम, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किलोग्राम में, कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0217 जी, ठीक है, आगे वैल्यू, बस क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट करनी है, 86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, WB की वैल्यू 0.6 ग्राम, TF की वैल्यू कैलकुलेट की 0.0813 इंटू WA की 0.0217 kg, ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपकी वैल्यू बता देती हूँ, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 6326, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आ गया आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका न्यूमेरिकल कर लिया। ऐसे ही आपको और न्यूमेरिकल आएंगे, सेम, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और वैल्यूज को पता नहीं लग रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा, ठीक है, ऑस्मोसिस को समझोगे तभी आप इस इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ऑस्मोसिस, इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम बोला गया था, एबी नॉर्टन ने बोला था 1748 में, बहुत पहले की बात है, ठीक है। उसमें क्या बोला था उन्होंने, ऑस्मोसिस के बारे में क्या बोला था, इन्होंने एक बीकर टाइप लिया है और उसमें क्या है, फनल लगाई है, उसमें क्या है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाई है, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ऑब्जर्व किया, शुगर सॉल्यूशन था, ठीक है, पहले इनिशियल स्टेट में देखो कैसा है, फिर जब वो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें से क्या हुआ, आपका लिक्विड सॉल्यूशन तो था वो मूव किया, ठीक है, उससे क्या समझ आता है, ठीक है, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल, ठीक है, सेमी परमेबल होती है। इससे क्या होता है, मूवमेंट हो रही है ना, इस जगह से इधर को मूवमेंट हो रही है, तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें जो ऑस्मोसिस होता है वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, कैसी मूवमेंट, ठीक है, इसमें होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कहाँ से, लोअर टू हायर, ठीक है, किसकी, जैसे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसमें जो सॉल्यूट है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है, समझ आ गया, एक्सपेरिमेंट प्रूफ है, ठीक है। अब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बस इसमें क्या बताया गया है
कि क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पास होता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्या हमारी डेली लाइफ में होती है, कितने टाइप्स की होती है जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मतलब क्या समझिए आप, नेचुरल जो चीजें होती हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम खुद सारी चीजें नहीं करते ना, जैसे कुछ प्रोसेस होता है कंटिन्यू खुद होता रहता है, तो वो आ गया आपकी नेचुरल। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में पानी की मूवमेंट कैपिलरी के थ्रू वो होती है। हमारा जैसे कि बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो सॉल्यूशन है, खाना खाते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है, जिस पोर्शन में ना पहुंचे वो डैमेज हो जाता है, तो वो भी एग्जांपल है आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, उसी के थ्रू पास आउट हो रहा है आपके, जो आपने खाना खाया, अब खाना खा लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा गया नाली में, उसके बाद पूरी बॉडी में पहुंच गया, तो वो किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल चेक किया जाता है कि कैसे आपका है ये हमारे चारों ओर, तो वो आ गया आपकी आर्टिफिशियल। कैसे बनती है, ये बनती है कॉपर फेरोसाइनेट, आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन खुद बनाते हैं, तो वो आती है आपकी, जैसे कि आप कुछ सॉल्यूशन होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट हो, डायरेक्ट आप कोई चीज डालो तो बर्स्ट हो जाएगी, कुछ नुकसान पहुंच जाती है, तो आप आर्टिफिशियल क्या क्रिएट करते हो, सेमी परमेबल, आर्टिफिशियल क्या क्रिएट करते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है आपका इजिली मूव करती है इधर से उधर कोई चीज, ठीक है, मूव करगी। फिर इसके ऊपर जो थ्योरी थी, किसने बोली थी, अलग अलग थ्योरी थी। फर्स्ट जो सीड थ्योरी थी, ठीक है, ये इतनी वैलिड नहीं हुई क्योंकि इसने प्रूफ नहीं किया। जब देखना स्टूडेंट्स, आप कोई काम फर्स्ट टाइम करते हो तो शायद आप उतने अच्छे से तरीके से नहीं करते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो या फिर से वो रूटीन में वो काम करते हो, तो आपके काम में क्वालिटी भी आती है और इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो वैसे ही जो ये थ्योरी थी, सीड थ्योरी, इसमें इन्होंने बोला कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो पोरस है, ठीक है, वो जा रहा है आगे पीछे, बट उसमें से हर चीज नहीं, सॉल्यूट चीजें जा रही हैं और नहीं जा रहा है, ठीक है, ये बोला गया था। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आती है पर्व थ्योरी। ये क्या थी, वैलिड मानी गई क्योंकि इन्होंने ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दी चीजों को, जिसकी वजह से इसको वैलिड माना गया। जैसे कि आपके जैसे कि आपका सॉल्यूशन है, उसमें से क्या होता है, उसमें से परमेबल माना गया कि इससे मूवमेंट होगी लोअर टू हायर, ठीक है। नेक्स्ट आती है सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्यूशन थ्योरी आपकी बोलती है सिर्फ वही चीजें मूव करेंगी इधर से उधर जो सॉल्युबल होंगी, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वही चीजें, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ जाना है तो ये छोटे मॉलिक्यूल है वही मूव करेंगे, अगर बड़े आ गए तो वो ये गुल इसमें मिक्स नहीं है तो यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात बोली गई थी, ठीक है, समझ आ गया। मेनली थी थ्योरी की बात की गई है। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जो बातें हुई, जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है चीजों को, तो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया गया कि ऑस्मोसिस में क्या अलग अलग टाइप क्या होता है, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग लिया, ठीक है, एग की जो बाहर लेयर होती है वो ना उसको एक्सेल में डिसॉल्व किया, वो क्या होगी, खत्म होगी, क्योंकि जो उसमें बाहर की लेयर होती है वो क्या बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, वो डिसॉल्व होगी और खत्म होगी। अंदर ना पतली लेयर होती है जिसको सेमी परमेबल का नाम दिया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया, देखो एक में क्या किया, वाटर लिया, एक में क्या लिया, NaCl लिया, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लिया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम तक देखा, फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, जो आपकी जो NaCl में था, ब्राइन सॉल्यूशन में था, वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, इतना था इतना बन गया, और जो प्योर वाटर में था वो इतना था इतना हो गया। तो इट्स मीन जो सॉल्यूशन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाहर भी निकाल देती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप में अंदर भी ले लेती है, ठीक है, जो अंदर आती है चीजें, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, मतलब अंदर आना, ये इतना था इतना बन गया, तो ये आ गया आपका एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें क्या था, वो श्रिंक हो गया, इतने से इतना हो गया, तो वो उसने क्या किया, अपनी कोई भी चीज है ना छोटी होगी इसमें उसने दे दिया, बड़ी होगी मतलब उसके अंदर आ गया, तो बड़ी होगी एंडोस्मोसिस, निकाल दिया, खुद को कमी होगी तो वो आ गई आपकी एक्सऑस्मोसिस, ठीक है, समझ आ गई। दो टाइप्स की ऑस्मोसिस,
डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब जो ऑस्मोसिस है वो हमारी लाइफ से ना एक और चीज से जुड़ी हुई है। दो टर्म्स आती हैं मेनली जो पूछी जाती हैं आपसे, डिफरेंस पूछा जाता है इसमें किसके बीच में, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ये क्या है, थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से क्या है, सेम सेम है। तो कैसे सेम है कैसे डिफरेंट है, ऐसा क्या होता है। ऑस्मोसिस के लिए ना जहां होती है बाउंड्रीज चाहिए होती है, जैसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे ऑस्मोसिस होगी। कैसी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके लिए रिक्वायर होगी, बट डिफ्यूजन केस में नॉट रिक्वायर्ड होगी, कोई कंपल्सरी नहीं है कि होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। फिर सेकेंड जो ऑस्मोसिस होती है वो क्या होती है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, और जो डिफ्यूजन होती है वो होती है आपकी हायर टू लोअर, ठीक है, समझ गए, अपोजिट है। हमने पढ़ा था कि जो आपके ऑस्मोसिस है वो कहाँ होती है, लिक्विड के केस में, ठीक है, कहाँ होती है, लिक्विड के केस में। बट जो डिफ्यूजन होती है ये कोई कंपल्सन नहीं है कि किसके केस में होगी, ये लिक्विड में भी होगी और गैसियस में भी होगी, ठीक है, समझे। फिर अभी हमने पढ़ा कि इसके लिए मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है, इसके लिए नहीं होती, तो ये एनीवेयर होती है डिफ्यूजन, और ये हर जगह नहीं पॉसिबल होती, एवरीवेयर वेयर डज नॉट पॉसिबल, ठीक है, डज नॉट पॉसिबल, ठीक है, और ये क्या है, पॉसिबल टू एवरीवेयर, ठीक है, समझिए। जो ऑस्मोसिस होती है ना ये क्या होती है, वन डायरेक्शन में होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि लिक्विड की किस में होती है, तो इसकी कुछ कंडीशंस है, तो ये वन डायरेक्शन में होती है। ये क्या होती है, एनी डायरेक्शन, मतलब टू डायरेक्शन, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, टू डायरेक्शनल होती है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से आप इसके प्रॉपरली क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, कोई कंडीशन चाहिए होती है, और जो डिफ्यूजन है एनीवेयर होता है। ऑस्मोसिस लिक्विड किस में होती है, डिफ्यूजन सब जगह होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस वन डायरेक्शन होती है, जो आपका क्या होता है, डिफ्यूजन सॉल्यूट टू सॉल्वेंट भी होती है, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट भी होती है, अलग अलग दोनों में होती है, ठीक है, टू डायरेक्शन होती है। और जो आपकी ये सॉल्यूशन है, ऑस्मोसिस है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होती, और जो गैसेस है, जो डिफ्यूजन है, वो गैसेस लिक्विड दोनों सब जगह पॉसिबल होती है, ठीक है। मेन डिफरेंस है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऑस्मोसिस समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। अब स्टूडेंट्स हमने ऑस्मोसिस कर लिया, ठीक है। अब ऑस्मोसिस पढ़ लिया कि सेमी मेम्ब्रेन में क्या होता है, इधर से उधर चीजें जाती हैं, ठीक है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, जब जैसे कि आप कोई काम करना है, आपको आपका खुद का मन कर रहा है बट दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना वैसा करना है, तो आपको प्रेशर आ जाता है। या आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ में जी रहे हो, कोई आपको फोर्स करे ये काम करो वो काम करो, तो आप अपने माइंड में प्रेशर फील करते हो ना, तो वैसे ही समझ लो ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस पढ़ा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर से उधर चीजें जाती हैं, बट फिर जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए ताकि वो मूव ना कर पाए या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, तो वो आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको कैसे चेक किया जाता है, जिससे कि आपका एक्सपेरिमेंट है, वाटर लिया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रिएट की गई और उसमें शुगर सॉल्यूशन डाला, ठीक है। इसको कुछ दिन तक ऐसे रखा, फिर कुछ टाइम बाद क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा गया कि जो जैसे कि ये था, जो प्रेशर था वो हाई हो गया, उससे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नोट डाउन कर लिया कि अगर इधर से उधर मूव कर रहा है तो प्रेशर क्या है इसका, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व कर लिया। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने क्रिएट की वो किससे बनी थी, कॉपर फेरोसाइनेट से, ठीक है, उससे बनी थी, ठीक है। इसके थ्रू आप मेजर कर पाए कि जो प्रेशर था वो कैसे हुआ, तो जो प्रेशर है वो क्या किससे बराबर आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसके, हाइड्रोस्टैटिक
प्रेशर। ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या कंट्रोल कर सकते हो? ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट देखो, एक क्या है सॉल्यूशन है, एक क्या है सॉल्वेंट है। इसमें क्या किया, एक साइड आपने जैसे कि स्मॉल पाइप टाइप लगाई, एक साइड बड़ा लगाया, और फिर क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो इधर से उधर मूवमेंट हो रही है। फिर ऑब्जर्व आपने क्या किया, जो दूसरी साइड था जहाँ पे आपने लॉन्ग एरिया रखा था, ठीक है, उसमें क्या किया आपने, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो परमेशन थी, ऑस्मोसिस था, वो स्टॉप हो गया। इससे प्रूफ होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जब आप लगाया जाए तो क्या होगा, आपका स्टॉप हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, प्रूफ हो गया। जैसे कि देखना, आप नॉर्मल लाइफ में काम कर रहे हो, अगर आपको प्रेशर पड़ जाए आपके दिमाग पे तो क्या होगा, जो नॉर्मल लाइफ में आप इजीली काम कर पा रहे हो उसको भी बहुत हाइपर टेंशन से करोगे। तो इसलिए पीसफुली काम करना चाहिए। और वैसे ही जैसे एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए कि हाँ हाँ अभी टाइम ही है, इतने से इतने ही करना है, तो आप प्रेशरली क्या कर पाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, जिससे वजह से क्या होगा, कई बार आप प्रेशर में काम तो कर पाओगे अच्छे से, बट कई बार क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये हमारी लाइफ में जरूरी तो है, ऐसा मत सोचना कि बिना, जैसे कि आपको एग्जाम का प्रेशर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, काम नहीं कर पाओगे, बट इतना भी स्ट्रेस मत ले लेना कि आप कुछ काम ही ना कर पाए। ठीक है, समझ आ गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस अभी बड़ा, जब एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा दो तो क्या होगा, आपका ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। बट जब आप एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उससे ज्यादा हायर प्रेशर लगा दोगे तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अभी हमने स्टडी किया, अगर एग्जांपल के थ्रू, कि अगर आपको नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर होगा तो आप इजी थोड़ा सा काम कर पाओगे, क्योंकि टेंशन तो लेनी पड़ेगी, काम करना है। बट अगर एक्स्ट्रा प्रेशर ले लोगे किसी काम का, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और क्या होगा, आपका जो नॉर्मल काम करना होगा वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ फॉलो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। बट कुछ जगह ये काम भी आता है, कुछ जगह ये नुकसान भी पहुंचा देता है। जैसे कि आप पानी पीते हो, ठीक है, समुद्रों से पानी आता है, ठीक है, तो उसको प्योर किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस से। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डीसैलिनेशन। ठीक है, डीसैलिनेशन बोलेंगे। ये अलग अलग मेथड से यूज किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपके हानिकारक होंगे, जो आपको प्रॉपरली चाहिए नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसका कॉमनली यूज किया जाता है, बट इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है, तो इसलिए सोलर सिस्टम का भी यूज किया जाता है, पर सोलर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नई टेक्निक अपनी आई गई, एंटी फ्रीजिंग टेक्निक। ठीक है, उसमें भी क्या किया, फ्रीज किया गया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, प्योर किया गया उसको, लिक्विड को। बट क्या था, वो ना बहुत एक्सपेंसिव थी। ठीक है, तो भी अब देखो ना, प्योर तो करना जरूरी है, तो अलग अलग मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ज्यादा प्रेशर दिया जाए जिससे क्या होगा, बैक होगा, बट बैक प्रोसेस होगी, बट वो भी यूजफुल है ना हमारे लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर की जानने के लिए कि सॉल्यूट का क्या प्रेशर होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस को जरूरी होता है। तो कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, फर्स्ट जो आता है पेफर मेथड, ठीक है, सेकेंड आता है डी वेरीज प्लाज्मोलाइटिक मेथड, थर्ड आते हैं आपका टाउनस्टेन और रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ आता है बर्कली हार्ले मेथड, फिफ्थ आता है मॉर्सली फ्रेजर मेथड। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है वो आता है आपका बार्कले हार्टले मेथड। देखो पिक्चर में देखो, इन्होंने क्या लिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिएट की है, किससे की है, कॉपर। कौन सी होती है, याद रखना अगर पूछा जाए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे क्रिएट होती है, कॉपर फेरो साइनेट। ठीक है, क्रिएट की। इन्होंने क्या किया, जो साइड में था सॉल्यूशन डाला, और पोरस स्पॉट में क्या डाला, इन्होंने वाटर डाला, फिर देखा गया प्रेशर कैसा होता है। ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने मेजर किया। ठीक है, समझ आ गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था, सबसे मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है बार्कले हार्टले मेथड। ठीक है,
अब जो ये है ना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है जो भी है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ना वॉन हॉफ फैक्टर भी हेल्प करता है। मतलब जो गैस लॉ है ना वो आपके मतलब चेक कर, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपके जो गैस लॉ है वो भी हेल्प करते हैं प्रेशर को जानने के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे कि वन हाफ थे, वन हाफ, ठीक है, थ्योरी, ठीक है, इसके मुताबिक जैसे बॉयल्स से बॉयल्स, ठीक है, हाफ, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया बॉयल्स लॉ के कंपेयर में कि क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि पाई आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी आ गया एन अपॉन वी, ठीक है, समझ गए, तो पाई आ गया आपका एन अपॉन वी, समझ गए। फिर नेक्स्ट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स हाफ, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि आपका सी टी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इक्वल टू आ गया सी आर टी, सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी एन अपॉन वी, तो पाई आ गया आपका एन अपॉन वी आर टी। देखो पाई वी इक्वल टू एन आर टी, तो पाई की वैल्यू पी वी एन आर टी, ठीक है। ये इन्होंने किसके केस में प्रेशर निकाल सकते हो आप, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसको मोलर मास के टर्म में कैसे निकाल सकते हो, देखो मोलर मास के टर्म में कैसे निकालोगे आप, देखो एक्सपेरिमेंट पाई भी है एन आर टी, ठीक है, एन की आ गई वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वैल्यू पुट करेंगे पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, आर टी, ठीक है, तो आ गया। अब एम बी कैसे निकालोगे आप, एम बी आपका इस साइड आ जाएगा और क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी आर टी, ठीक है, इंटू है, ठीक है, पाई इंटू वी, ऐसे आप मोलर मास के टर्म में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो आ गया आपका एक्सपेरिमेंट प्रूफ। वॉन हॉफ ने बोला था कि गैसेस मतलब गैस लॉ भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, बट किसके केस में, डाइल्यूट के केस में, ये मोलर मास के टर्म में आ गया। नेक्स्ट जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी जो वॉन हॉफ के मुताबिक जो है वो आता है पाई अपॉन इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, आ गया। फिर जो ये वैल्यूज है ना ये क्या है, इक्वल है, तो इसमें तो तीन जो मेन बातें हैं, आइसोटोनिक, इसके मुताबिक आइसोटोनिक इट्स मीन आपका जो प्रेशर है वो इक्वल है, आइसो मतलब सेम, ठीक है, बट पॉसिबल है हमेशा ऐसा ही रहे, कई बार क्या होता है कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। जब क्या होता है कंसंट्रेशन हाई होती है, जब कंसंट्रेशन कम होती है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। क्या हो गया, जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो आ गया आपका हाइपरटोनिक, कम कंसंट्रेशन होगी तो आ गया आपका हाइपोटोनिक, इक्वल हो गया तो आ गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब क्या होगा पाई इक्वल टू सी आर टी, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में है ऐसा, ठीक है। तो देखो जो ऑस्मोसिस है ना हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे जरूरी है, देखो हमारी जिनमें से कुछ एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो प्रॉपर डाइजेस्ट हो, सब कुछ हो जाए, उसके लिए क्या है हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि NaCl की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी या कम होगी तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एंटीमा नाम की जो बीमारी होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, जब आपके सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर आपको नहीं मिल सके। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अगर प्रॉपर नहीं हो रही है आपकी फॉलो तो आपको ये हार्मफुल पहुंचा सकती है। ये तो ह्यूमन बीइंग के केस में आ गया। प्लांट्स के केस में देखो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलती है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, इधर से उधर की चीजें जाती हैं तो न्यूट्रिशन जा रही है वो किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। देखो इसका जनरल सा एग्जांपल, जैसे कि आप क्या करते हो, कभी अचार डाला है कभी, अचार में क्या होता है आप क्या करोगे, पहले आप आम को काटोगे तो क्या होगा खुला मतलब प्रॉपर होगा, फिर उसके बाद जब आपको सॉल्ट डाल के आप धूप में रख दो क्या होगा वो श्रिंक हो जाएगा, तो वो भी एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें क्या होती हैं आपकी फ्लफी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस का। और भी डेली लाइफ में ना हमारे बहुत सारा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस से रिलेटेड और डिफ्यूजन से रिलेटेड, ठीक है। तो
इसके साथ आपका ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो फिनिश होती हैं। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।